महिलाएं अब सहन करने को, सिसकने को तैयार नहीं है, वो लड़ना चाहती है। फिर वोट बैंक का सवाल उठ जाता है, जनता ही उठा देती है कि साहब आपके पास वोट बैंक कौन सा है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल करके फेस जेपी नड्डा कर दिया। कोई जानता है जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है? आज भी नंबर 1 पे मोदी जी, नंबर 2 पे अमित शाह। जब कांग्रेस के पास ये प्रदेश था तो ये प्रदेश भारत के 5 अग्रिम राज्यों में हुआ करता था डेवलपमेंट के आधार पे 80 से 90 के दशक में। मुसलमानों से कुछ उम्मीद रखते हैं कि वो कांग्रेस की तरफ आएगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो कोरोना का सलूशन थाली बजवा करके, दिया जलवा करके और धोनी का क्या वो साइंस निकाल रहे थे, वो सारा करके खुद बेवकूफ बनाया और अपने को पप्पू की कैटेगरी में खड़ा कर दिया। उसको गोदी मीडिया कहीं पे पप्पू कहने को तैयार नहीं है। 20% का मुसलमान अपनी पॉलिटिकल पार्टी अगर वैसी को सपोर्ट करता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? कमजोर हड्डियां, खराब इम्यूनिटी और सुस्ती, हर समस्या का एक समाधान। हलवा अफगानी। हलवा अफगानी कैल्शियम को बढ़ाता है, बीमारियों से बचाता है और आपके शरीर को तंदुरुस्त और मजबूत बनाता है। मर्दाना कमजोरी के निदान में 100% असरदार। आज ही ऑर्डर करें अपना हलवा अफगानी www.amritveda.in से या जाएं नजदीकी मेडिकल स्टोर पर। हलवा अफगानी 250 ग्राम और 500 ग्राम की पैकेजिंग में उपलब्ध। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस यूपी ईस्ट के चेयरमैन मोहम्मद तारिक सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। तारिक सिद्दीकी साहब काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इससे पहले कई अलग अलग पदों पर रह चुके हैं। बड़ी बात यह है कि इससे पहले इन्होंने जो रिसर्च प्लानिंग एनालिसिस कांग्रेस की जो फाउंडर विंग थी उसको ये पहले हेड चेयरमैन रहे हैं। तारिक साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत। शुक्रिया। तारिक साहब, प्रियंका जी ने नारा दिया है कि 40% महिलाओं को आरक्षण देंगे और हर लेवल पे देंगे। क्यों जरूरत पड़ी आप लोगों को महिला कार्ड खेलने? देखिए, ना तो ये नारा है, ना कोई कार्ड खेला गया है। प्रियंका गांधी जी इधर 2.5 सालों से यूथ उत्तर प्रदेश में बहुत एक्टिव हैं और जब कोविड से लेकर के और बहुत सारे डेवलपमेंट इस पीरियड में हुए हैं और जब वो हर जगह गई हैं तो उनको एक ये समझ में आया, 2 चीजें जो मुझे समझ में आई। एक तो ये कि महिलाओं पे जुल्म ज्यादती उत्तर प्रदेश में बमुकाबले किसी और स्टेट के बहुत ज्यादा है। दूसरा, उन्होंने ये नोटिस किया है कि महिलाएं अब सहन करने को, सिसकने को तैयार नहीं है, वो लड़ना चाहती हैं। वो अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहती हैं, अपने हुकूक की लड़ाई लड़ना चाहती हैं। तो मुझे लगता है प्रियंका गांधी जी ने एक लीडरशिप प्रोवाइड करी है उन महिलाओं के लिए जो अपने ऊपर होने वाली जुल्म और ज्यादतियों को अब बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। उसमें अब जब आप कोई चीज एक तय कर लेते हैं कि मुझे उनकी लड़ाई लड़नी, उनको हक दिलवाना, उनको ताकत देनी, उसका एक पूरा खाका तैयार करा और उस खाके में जहां ये 40% रिजर्वेशन टिकट में देना ये सिंबॉलिक नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आप सशक्तिकरण की बात करेंगे पूरे वर्ग की तो उसको हर लेवल पे करना पड़ेगा, चाहे वो राजनीतिक लेवल हो, सामाजिक लेवल हो, व्यवसाय के लेवल पे हो, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट हो, सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। तो ये जो 40% रिजर्वेशन का जिसको आप नारा कह रहे हैं, वो एक तरह से एक ऐलान है महिलाओं में सियासी मजबूती लाने। कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये मान रहे हैं कहीं ना कहीं बैकडोर की राजनीति में कि कांग्रेस पार्टी आज भी यूपी में कहीं नहीं खड़ी है। लेकिन विपक्ष के नेता हताश में है। खुद भारतीय जनता पार्टी को अगर देखा जाए तो महिला सम्मेलन आयोजित कर रही है। कांग्रेस के नेताओं में इतना अविश्वास क्यों है अपने नेता को लेकर के या अपनी पार्टी को लेकर के? देखिए, 32 सालों से हम उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं है। बदकिस्मती से उत्तर प्रदेश का चुनाव सांप्रदायिक और जात पात की राजनीति के नजर चढ़ा हुआ है। ऐसे में जो लोकल लीडरशिप है वो उसी आईने से इस चीज को देखती है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पा रही। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह से किसानों की लड़ाई जो 1 साल से खास तौर से चली, उनके हुकूक की लड़ाई लड़ी है, उससे किसानों में एक उम्मीद पैदा हुई है कांग्रेस को लेकर के, एक कि हमारी लड़ाई लड़ने वाला कोई है। अब वो चाहे आप, लेकिन वो आपके नेताओं में उम्मीद क्यों नहीं पैदा हो पा रही है? क्यों नहीं आपको ये लग रहा है कि आज आप सरकार बना रहे हैं? आपके नेता बैकडोर की राजनीति में ये कहते हैं कि साहब
हम बमुश्किल अगर पहुंच गए तो 50-60। नहीं, मैंने आपको बताया कि वो एक कंजर्वेटिव कैलकुलेशन है बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस है। और जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि प्रदेश का वो क्यों डरे हुए हैं? प्रदेश चला गया है जातिवाद और सांप्रदायिक, जितना भी हम विकास की बातें कर लें, इलेक्शन के दिन सारा मसला हिंदू मुस्लिम पे डिवाइड हो जाता है, जात पात पे डिवाइड हो जाता है। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो ना जात पात को बढ़ावा देती है ना सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। तो एक इल्जाम कांग्रेस पे ये लगता है, या जो लीडर्स डर रहे हैं वो इस वजह से डर रहे हैं कि ठीक है, ये बात बहुत नैतिकता के एतबार से बहुत अच्छी है, होना भी नहीं चाहिए, इसीलिए वो कांग्रेस में। लेकिन वो ये डरते हैं कि फिर वोट बैंक का सवाल उठ जाता है, जनता ही उठा देती है कि साहब आपके पास वोट बैंक कौन सा है। तो मुझे उसके बरक्स अगर आप देखें तो मुझे ये समझ में आ रहा है, जिस तरीके से किसानों की मजबूत लड़ाई लड़ी है, उनमें एतमाद पैदा किया है कांग्रेस में। और उत्तर प्रदेश कृषि बाहुल क्षेत्र है हमारा, 70% किसान उत्तर प्रदेश में रहता है। तो मुझे लगता है कि उसकी तरफ से सपोर्ट आना चाहिए। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जी ने जो महिलाओं के सशक्तिकरण की पूरी रूपरेखा तैयार करी है, और शक्ति विधान पहली दफा हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद 70 साल में किसी पार्टी का जो इलेक्शन का मंशूर जो रिलीज हुआ, प्रतिज्ञा पत्र हम कह रहे हैं, तो वो शक्ति विधान के नाम से, महिला के नाम से आपने आज तक हिस्ट्री में नहीं सुना होगा। तो मुझे ये लगता है जब आप महिलाओं की लड़ाई लड़ेंगे तो महिलाओं के लिए एक उम्मीद बन करके प्रियंका गांधी खड़ी हुई। एक तरफ उनकी नहीं, लड़ाई है। ये शक्ति विधान छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र में क्यों नहीं? देखिए, कोई चीज कहीं ना कहीं से शुरू होती है। प्रियंका गांधी जी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तर प्रदेश की हैं वो पूरे देश की नेता, लेकिन डायरेक्ट जिम्मेदारी उन्होंने उत्तर प्रदेश में लिया है। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में उसको एज ए मॉडल वो टेस्ट कर रही हैं कि अगर हम महिलाओं की लड़ाई लड़ते हैं तो क्या महिला वर्ग जाति पात से, सांप्रदायिकता से ऊपर उठ करके अपनी फैमिली के अगेंस्ट में जा करके इस लड़ाई को अगर लब्बैक कहता है, उनके हाथ को मजबूत करता है, तो ये लामोहला है कि चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, या जो विपक्ष के लोग हैं, वो मजबूरन उनको इस ट्रैक पे आकर के खेलना पड़ेगा। सबको महिला सशक्तिकरण की बात करना पड़ेगा। ये प्रयास है प्रियंका जी का। एक और सवाल है कि जिस तरह बीजेपी अभी तक हिंदुत्व के कार्ड में कांग्रेस को ट्रैप करती रही है, पहली बार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुद प्रधानमंत्री महिला सम्मेलन की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी बौखलाई हुई है? मुझे ये लगता है कि प्रियंका गांधी का जो ये इनिशिएटिव है महिला सशक्तिकरण का, ये इसकी पहली स्टेप की जीत मुझे साफ साफ दिखलाई दे रही। जो आपने कहा, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी पहली दफा महिलाओं के बारे में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आकर के। पिछले 4-5 दौर से लखनऊ की होर्डिंग्स अगर आप देखें, जो उत्तर प्रदेश सरकार और योगी जी की तरफ से लगाई जा रही है, वो उसमें ये बताया जा रहा है कि हमने महिलाओं के लिए ये किया, हमने महिलाओं के लिए वो किया, इश्तेहारबाजी हो रही है। तो मैं खैर वो इश्तेहार की तो पूरी गवर्नमेंट ही, एडवर्टीजमेंट की गवर्नमेंट है, काम कम और प्रदर्शन ज्यादा है, एडवर्टीजमेंट ज्यादा है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आज प्रियंका गांधी जी ने एक बड़ा वर्ग समाज का, 49 से 50% के वर्ग के प्रॉब्लम को एड्रेस किया है, संबोधित किया है। और बीजेपी, और देखिएगा कल समाजवादी पार्टी और बसपा, ये दे विल फॉल इन लाइन। वो इनको, इनके पीछे, हमारे कांग्रेस के पीछे और प्रियंका जी के पीछे उनको खड़ा होना पड़ेगा। आपको इतनी देर में अकल क्यों आई? आप हिंदुत्व के कार्ड में अभी तक क्यों ट्रैप हो रहे थे? देखिए, कोई चीज, हर चीज की टाइमिंग होती है, कोई अकल आने की बात नहीं होती। मैं कह रहा हर चीज, ये दुनिया है, इवॉल्व होती रहती है। बीजेपी को इतनी देर में अकल क्यों आएगी 2014 में सरकार बना पाए, उससे पहले क्यों नहीं बना पाए? तो मुझे ये लगता है कि आप जब अपनी गलतियां समझेंगे कि 30 साल से हम समझ रहे हैं ना कि हम, वी आर फोर्स्ड, कांग्रेस के पास ऑप्शन दिया गया कि हमको फिर से हम एक जात पात के कार्ड में आ जाए। हमने नहीं चूज किया, हमारे डीएनए में है ही नहीं ना। तो हमें क्या कर सकते थे? तो और वो महिला, आज प्रियंका जी लखनऊ उत्तर प्रदेश में कंसंट्रेट कर रही हैं, और जब वो गली गली जा रही हैं, आगरा गई, हाथरस गई, और सारी जगहों पे, आजमगढ़ गई, तो सारी जगहों, जो आप देखिए पूरा जो रॉबर्ट्सगंज का केस था, सारे मल्लाह, निषाद, सारे लोगों से मिली, उनके करीब आई, समझा। तो उनको उत्तर प्रदेश का दर्द, उसकी प्रॉब्लम समझ में आई और उसका सलूशन समझ में आया। वो सलूशन है ये शक्ति प्रदान। तारिक साहब, जिस तरह राहुल गांधी जी हिंदुत्व पे अटैक कर रहे हैं और हिंदू को सपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भारत का जो असली डीएनए वो हिंदू है, जो ना लड़ने वाला है, एक दूसरे का प्यार और मोहब्बत करने वाला है,
लेकिन वही आरएसएस की विचारधारा महिलाओं को लेकर के बहुत संकीर्ण रही है। लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी एक लफ्ज आरएसएस के बारे में बोलने से डर रही हैं, जबकि राहुल और उनकी मां सोनिया गांधी कांग्रेस की जो अध्यक्ष है वो जम के अटैक कर रहे हैं। देखिए, आप डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जो बता रहे हैं वो ये कि ये गंगा जमनी तहजीब का, गुरु नानक और कबीर का मुल्क है। ये यहाँ कभी डिफरेंशिएट नहीं करा गया। यही इस मुल्क की खूबसूरती है। एकता, विविधता में एकता ही हमारे मुल्क की खूबसूरती है। राहुल गांधी चूंकि इधर पिछले कुछ सालों में हिंदुत्व के नाम पे मुल्क के डीएनए के खिलाफ जाकर के हिंदू मुस्लिम डिवाइड का जो खेल खेला जा रहा है, तो उसमें राहुल जी को मुखर होकर के ये कहना पड़ा कि हिंदू एक बड़ा टॉलरेंस समाज है, एक अहिंसावादी समाज है। उसकी गलत पिक्चर आरएसएस और बीजेपी एस्टैब्लिश कर रही है, तो वो मुल्क को भी डैमेज कर रही है, हिंदुओं को भी डैमेज कर रही है। तारिक साहब, मोहम्मद शमी जो इंडिया के बॉलर हैं वो यूपी से आते हैं। जब इनको ट्रोल करने की कोशिश हुई तो राहुल गांधी फ्रंट फुट पे सामने आया और डिफेंड किया कि गलत हो रहा है। त्रिपुरा में जो अटैक हुआ मुसलमानों पे, राहुल गांधी सामने आया और कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों पे जुल्म हो रहा है। हाथरस में दलितों पे अटैक हुआ, राहुल गांधी सामने आए। लेकिन प्रियंका गांधी इस पूरे सीन में, चाहे वो त्रिपुरा हो चाहे वो मोहम्मद शमी का केस हो, नजर नहीं आई। एक तरफ आप हमसे ये भी चाह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण, अब आप ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी महिलाओं के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इतने बड़े मुल्क, इतने बड़े प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक एक चीज को अगर मैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता था कांग्रेस परिवारवादी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के अलावा कोई दिखता नहीं है। मैं पूछता हूं, जो लोग इल्जाम लगा रहे थे, क्या वो परिवारवाद से व्यक्तिवाद की तरफ नहीं चले गए? आज बीजेपी के नाम पे कौन रह गया है? मोदी जी और अमित शाह जी। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल करके फेस जेपी नड्डा कर दिया। कोई जानता है जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है? आज भी नंबर 1 पे मोदी जी, नंबर 2 पे अमित शाह। भले आपको राजनाथ सिंह जी एक्स प्रेसिडेंट, गडकरी जी एक्स प्रेसिडेंट, ये सारे ढुलक करके कहां पहुंच चुके हैं। तो आपने क्या किया? परिवारवाद पे तो आप इल्जाम लगा रहे थे और आप व्यक्तिवाद पे आ गए, जो और खतरनाक हो गया है, जिसको जो खतरनाक तरीके से आपने रखा है। मैं ये कहता हूं, ये पार्टी ही, यहां तो कुर्बानियां हैं। इंदिरा गांधी जी की शहादत है, राजीव गांधी जी की शहादत है। उस शहादत के से जो भरा हुआ परिवार है, खानदान है, उसके लोग हिंदुस्तान को बचाने में लगे हुए। आपने कौन सी शहादत दी है? आपने तो व्यक्तिवाद बना दिया। आपकी तो कोई शहादत नहीं है। लेकिन तारिक साहब, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि 2008 की जिस तरह से मुसलमानों की गिरफ्तारियां हुई, राहुल गांधी उससे अलग जाने का प्रयास कर रहे हैं। शायद इसीलिए जो इस मुल्क का वीकर सेक्शन है वो कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि प्रियंका में वो ग्लैमर नहीं है, राहुल गांधी की सोच नेताओं वाली नहीं है बल्कि भाव वाली है। देखिए, राहुल गांधी एक नेशनल लेवल पे जो हो रहा है उसको एड्रेस कर रहे हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रियंका गांधी जी भी राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन उन्होंने एक जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की मिली हुई है। उत्तर प्रदेश 32 साल से कांग्रेस सरकार में नहीं, ये एक मसला है, उत्तर प्रदेश से सकरा। जब कांग्रेस के पास ये प्रदेश था तो ये प्रदेश भारत के 5 अग्रिम राज्यों में हुआ करता था डेवलपमेंट के आधार पे। 80 से 90 के दशक में इतना कुछ कांग्रेस ने यहाँ पे करा इस प्रदेश को बिल्डअप करने के लिए। एक चीज और बताइए, चलिए वो तो एक अलग चीज है कि इलियास आजमी जैसे नेताओं को हम देख रहे हैं, वो प्रियंका जी के नाम पे सहमत नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हमने पूरी जिंदगी कांग्रेस का विरोध किया है, लेकिन राहुल गांधी के नाम पे हम कांग्रेस को सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, इलियास आजमी साहब बहुत तजुर्बेकार और बुजुर्ग नेता हैं। उन्होंने दुनिया देखी है और उनका एक अपना व्यू है राजनीति को लेकर। मैं वेलकम करता हूं उनका कि अगर उनको ये लगता है कितने साल कांग्रेस का विरोध करने के बाद आज उनको राहुल गांधी के अंदर वो दिखलाई देता है, जिस जिस तरीके की राजनीति को वो पसंद करते हैं, तो उनका मैं खैर मकदम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। 5% की समाजवादी पार्टी इस मुल्क में मुख्यमंत्री चाह रही है, लेकिन जो यादव बेस्ड पार्टी है, लेकिन बाई 20% का मुसलमान अपनी पॉलिटिकल पार्टी अगर वैसी को सपोर्ट करता है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? हम उस राजनीति को रिजेक्ट करते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट की राजनीति, एक्सट्रीम सोच की जो राजनीति है, विभाजनकारी राजनीति है, चाहे वो हिंदू एक्सट्रीमिज्म हो, चाहे वो मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म हो, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। यही कांग्रेस की सोच है हिंदुस्तान को लेकर के। आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें आपको यूपी में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में मिलने जा रही हैं, और क्या वो प्रदेश की अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं? देखिए, आज के तारीख में एक तो वोटर बहुत डरा हुआ है क्योंकि तानाशाही सरकार है। लोग अंदर से बेइंतहा नाराज और परेशान है सरकार से, लेकिन आप पूछने जाइएगा तो कोई खुल के जवाब नहीं दे रहा है।
हमें उम्मीद है ये जो लोग हैं, ये बड़ा धड़ा जो बीजेपी का वोटर था 17 और 19 में उत्तर प्रदेश में, ये बड़ा धड़ा टूट करके कांग्रेस की तरफ आएगा, क्योंकि उसको उम्मीद कांग्रेस से ही दिख रही है। यही एक पार्टी है जो कम से कम इकोनॉमिकल रिवाइवल कर सकती है, डिवाइड ना करके इकोनॉमिकल रिवाइवल। मुल्क इकोनॉमिकली गर्क हो चुका है, डूब गया है, प्रदेश डूब गया। युवाओं को ना नौकरी मिल रही है, ना उन्हें कोई बिजनेस सूझ रहा है, चलते हुए बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ही एक उम्मीद भी है और कांग्रेस ही एक विकल्प भी है। तो मुझे ये लगता है, ये जो आंकड़े इस वक्त चल रहे हैं, कोई कह रहा है 50 कांग्रेस लाएगी, 70 लाएगी, जो अंदर से है, अंडर करंट है, वो अगेंस्ट बीजेपी है, और वो मुझे लगता है कांग्रेस उसको अल्टरनेट दिखता है। तो मुझे लगता है हम लोगों को 150 से 200 की तरफ उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में दिख रहा है। हो सकता है आने वाले वक्त में और स्थिति बेहतर हो जाए। क्या मुसलमानों से कुछ उम्मीद रखते हैं कि वो कांग्रेस की तरफ आएगा? मुस्लिम्स वोट आज की तारीख में उसकी जो पहली चॉइस है वो कांग्रेस है। लेकिन ये भी बात सच है कि ये एक मुस्लिम टेम्परामेंट रहा है कि जो लोग बीजेपी से, जाहिर है सारी लोग सभी परेशान है, मुस्लिम भी परेशान है, तो वो छुटकारा चाहता है। अगर चॉइस अगर आप देखने जाएं तो मुसलमानों की चॉइस समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, मजबूरी अगर उनको कहीं लग रहा है कि वो स्ट्रांग विकल्प है, उनको वोट देना मजबूरी है, तो वो सीट टू सीट हो सकता है। आखिरी सवाल मेरा तारिक साहब, मुसलमानों की जो सोच है कि बीजेपी हराओ, लोगों का ये मानना है कि यही सोच मुसलमानों को खत्म कर रही है। मैं ये मानता हूं कि एक मुस्बित पॉजिटिव एजेंडा मुस्लिम्स को ड्रॉ करना चाहिए, जो उनकी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकली उनको मजबूत करे। बिल्कुल मैं ये मानता हूँ उनको सेकुलर पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो, जो कम्युनिटी लीडरशिप है, उनको अपना एक खुद का मैनिफेस्टो तैयार करवाना चाहिए। और बीजेपी हराओ नहीं, बट प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त मुझे, अब पास्ट का तो मैं उस तबसरा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त ये बात बिल्कुल सच है कि हर आदमी बीजेपी से छुटकारा चाह रहा है, इंक्लूडिंग मुसलमान छुटकारा चाह रहा है। अब वो चूंकि एक पास्ट रिकॉर्ड रहा है, कि एस्टैब्लिश इमेज है एंटी बीजेपी की मुस्लिम्स की, और उसमें बीजेपी ने भी कोई कसर थोड़ी छोड़ी। बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स ही यही है कि वो अपने आप को खुद मुस्लिम का दुश्मन और मुसलमानों को अपना दुश्मन बना करके रखे, जिससे हिंदुत्व वोट को बिना हिंदुओं को कोई डिलीवर किए हुए इकट्ठा कर सके। तो ये दो तरफा है। सोशल मीडिया पे एक नारा चल रहा है कि राज तिलक की करो तैयारी, घर आ रहे हैं 18 लाख बैंक कर्मचारी। देखिए, आज मैंने आपसे बताया कि इकोनॉमिकली मुल्क गर्क हो गया है। यही आज रेलवेज थी, 15-15 लाख लोग को नौकरियां थी, 1.25 लाख नौकरियां खत्म हो चुकी हैं पिछले 7 साल में, उसका कोई रिप्लेसमेंट आज तक नहीं आया है। बैंक कर्मचारियों का हाल देख रहे हैं, बैंक उड़ रहे हैं, बैंक मर्जर की तरफ जा रहे हैं, कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। तो ये तो पूरा इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड है, और ये बीजेपी की बस की बात ही नहीं, उन्हें आता ही नहीं है देश को चलाना। वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके सत्ता तो हथिया सकते हैं, लेकिन देश को संवार नहीं सकते हैं। तो जो हाल किसानों के साथ हुआ है, वही हमको लगता है बैंक कर्मचारियों का भी होगा। वो भी जीतेंगे अपनी लड़ाई, और या तो ये सरकार बदलेगी या उनको बैंक कर्मचारियों को उनका ड्यू वेटेज देना पड़ेगा। अच्छा, एक ब्रीफ में राहुल गांधी जी को लेकर के मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरह राहुल गांधी ने कहा कोरोना को लेकर के कि साहब ये भयावह स्थिति हो सकती है, सरकार की तरफ से मजाक उड़ाया गया। राहुल गांधी ने कहा कि किसान बिल वापस होगा, और वो जो जो राहुल गांधी कहते जा रहे हैं वो होता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आज तक आप लोग उनसे पप्पू का लेबल क्यों नहीं हटा पाए? राहुल गांधी एक जीनियस पॉलिटिशियंस है, और गोदी मीडिया ने आरएसएस के बिहेस्ट और बीजेपी के बिहेस्ट पर उनको एक पप्पू का टैग दे करके स्टैब्लिश करने की कोशिश करी, जो एक ज्यादती है राहुल गांधी की शख्सियत के साथ। बिलखुसूस अगर मैं कोरोना की बात कर लूं, तो एक तरीके से वो ज्योतिषी साबित हुए। मैं तो ये कह सकता हूँ 30 जनवरी 2020 में राहुल गांधी जी प्रेडिक्ट करते हैं, फरवरी में हो सकता है, मार्च में हो सकता है, अप्रैल में ही हो सकता है। और ऐसे आदमी को, जो कोरोना का चरणबद्ध तरीके से कितना खतरा लाहक हो सकता है, सरकार को क्या तैयारी करनी चाहिए, उसकी एक तरह से वो पेशेंट को ही करते चले गए, और उनको आप कह रहे हैं कि वो पप्पू हैं। दूसरी तरफ जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो कोरोना का सलूशन थाली बजवा करके, दिया जलवा करके, और धोनी का क्या वो साइंस निकाल रहे थे, वो सारा करके खुद बेवकूफ बनाया और अपने को पप्पू की कैटेगरी में खड़ा कर दिया।
उसको गोदी मीडिया कहीं पे पप्पू कहने को तैयार नहीं है। तो ये मीडिया का खेल। शुक्रिया तारिक साहब।